हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 प्रश्न। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का यह क्वेश्चन है। और आप लोग देखेंगे तो 6 यानी कि 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ना वायरल, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, जो 6 अभी क्वेश्चन में बताऊँगा आपको 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वह इतना इम्पोर्टेंट है ना, इतना इम्पोर्टेंट, वो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोग उसे वायरल क्वेश्चन की श्रेणी में आराम से रख सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यह क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और एसएसटी के पेपर में, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सोशल साइंस में यह क्वेश्चन लगभग कई बार पूछा गया है और कलेक्टेड क्वेश्चन है। लगभग 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ यह क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाएगा। तो बस आइए इस वीडियो को देख लीजिए और पूरा मैं कहूँगा आपको याद कर लेना है, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। तो आइए देखिए पहली क्वेश्चन क्या है और पहली क्वेश्चन आपसे क्या पूछी जा रही है। तो पहली क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यह क्वेश्चन है कि गैरीबाल्दी कौन था। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 3 प्रकार से बनता है। ठीक है, और देखिएगा 2014 2016 में पूछा गया है, पर मैं आपको बता दूं कई बार पूछा गया है। लेकिन ये कैसे कैसे पूछा गया है, तो 2014 में जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पूछा गया होगा कि गैरीबाल्दी कौन था, एक क्वेश्चन। और यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है कि गैरीबाल्दी, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिएगा तो इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, ये देखिए एक अलग क्वेश्चन हो गया। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि गैरीबाल्दी के कार्यों की चर्चा करें। देखिए 3 क्वेश्चन बन जाता है, 3 क्वेश्चन है, तीनों में से एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 3 टाइप से यह क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। मैं आपको बता दूं गैरीबाल्दी कौन था, ये 2 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट में है इस प्रकार से 2014 2016 में पूछा गया है। और अलग अलग प्रकार से ये 2 क्वेश्चन और जो बना 2 प्रकार से ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए सीधे आपको आंसर बताते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि इसे आप लोग याद ही कर लें, उतना बेटर होगा। तो आंसर होगा इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्दी की तलवार ने पूरा किया। याद रखेंगे इटली का जो द्वितीय चरण में युद्ध हुआ था, वो गैरीबाल्दी की तलवार ने ही उसको क्या किया था, पूरा किया था, उस युद्ध को पूरा किया था। यानी उस युद्ध में सबसे भागीदारी जो थी सबसे ज़्यादा वो गैरीबाल्दी का था। उसके बाद याद रखेंगे वह युद्ध की नीति में विश्वास रखता था। गैरीबाल्दी जो था वह युद्ध की नीति में, किसमें, युद्ध की नीति में जो ना विश्वास रखता था, इतना याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे उसने शस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई थी। गैरीबाल्दी जो है वह एक शस्त्र यानी कि तलवार जिनके पास था उन सभी का एक टुकड़ी बनाया था, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, लाल कुल्टी। ठीक है, लाल कुल्टी दिया था, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लाल कुल्टी कहलाया था। उसके बाद याद रखेंगे इसकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर क्या क्या था, देखिए याद रखेंगे। उसके बाद उन्होंने सिसिली पर भी अधिकार कर लिया था। उसके बाद वहाँ गणतंत्र की स्थापना भी किया। देखिए सबसे बड़ी बात, कोई भी देश पर कोई देश होता है, जैसे कि अपना भारत है, भारत पर अंग्रेज अपराध क्या था, आक्रमण किया था, तो यहाँ पर उन्होंने किसी भी प्रकार का गणतंत्र नहीं लगाया था। ठीक है ना, तो वो देखिए सिसिली पर क्या क्या अधिकार भी किया, साथ में गणतंत्र भी अपना स्थापित कर दिया और अभी भी है। उसके बाद याद रखेंगे वह पोप के राज पर भी क्या करना चाहता था, पोप का जो राज है उन सभी पर आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि काबुल उनके साथ मिला हुआ था, तो काबुल ने अनुमति नहीं दी थी। तो देखिए आपने, ये था क्वेश्चन। और देखिए एक टाइप यहाँ से आपका बनता है, यहाँ पर 2 टाइप, यहाँ पर 3 टाइप से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एकदम 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ आने वाले एग्जाम 2023 जो आपका होने वाला है उसमें ये भी क्वेश्चन एकदम छप जाएगा डेफिनेटली रूप से। तो आप इसको याद कर लें, स्क्रीनशॉट मार लें। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 ही बार टाइप कर पाया, यानी 2013 में भी पूछा गया है, 2017 में। और 2017 में जो हुआ था 2 चरण में एग्जाम होता है, फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग, उसमें भी, और ये भी दोनों सिटिंग में पूछा गया है। तो याद रखेंगे, और कई बार पूछा गया। और आने वाला जो आपका एग्जाम है 2023 में, उसमें भी यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे। तो ये आंसर हम लोग सीधे देखते हैं, आंसर क्या होगा। तो आंसर याद रखेंगे रूसी क्रांति को 2 महत्वपूर्ण चरण थे। रूसी क्रांति जो हुआ था उसका 2 महत्वपूर्ण क्या था, कारण था। ठीक है, तो देखिए क्या कारण था तो बताते हैं। पहला था सामाजिक, दूसरा था आर्थिक। याद रखोगे आप लोग। देखिए रूसी क्रांति का महत्वपूर्ण 2 कारण था। तो पहला था सामाजिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण। सामाजिक मतलब समाज में हुआ था विभेद, और दूसरा आर्थिक मतलब कि रुपया की तंगी हो गया था। ठीक है,
तो उसके बाद याद रखेंगे समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जिसमें वो सब क्या आ गया, सामाजिक वर्ग आ गया। समाज के बहुसंख्यक यानी बहुत सारा जो वर्ग था उसमें किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया था, उनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। उसके बाद याद रखेंगे मजदूर तथा श्रमिक का शोषण, श्रमिक के भी शोषण के शिकार हो गए थे। यानी जो मजदूर होते हैं, जो कि दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो बाहर में श्रमिक जाकर काम करते हैं, उन सभी का भी क्या हुआ, शोषण हो गया था रूसी क्रांति में, वो सभी भी शिकार हो गए थे। अतः किसान मजदूर जाटशाही के विरोध में क्या, किसान मजदूर जो थे और जाटशाही पर क्या नहीं कि पुलिस पर उन्होंने क्या क्या विरोधी बन गया, वो सभी पुलिस के विरोधी हो गए, सरकार के विरोधी हो गए। रूस की विभिन्न आर्थिक स्थिति दुर्बल हो गई थी, रूस की जो विभिन्न आर्थिक स्थिति थी वह दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग की समुचित विकास नहीं होने तथा विभिन्न युद्धों से रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। मतलब कि कहने का अर्थ है कि कृषि का किसी भी प्रकार से कृषि और उद्योग जो होता था उन सभी में किसी भी प्रकार का बढ़ोतरी विकास नहीं हुआ, और साथ में जो युद्ध रूस में होता था उन सभी से उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, एकदम मरने, लोग भूखे प्यासे मरने लगे थे। इसीलिए बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई थी, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी थी। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला, इससे क्रांतिकारी भावना को क्या मिला, बल मिला। तो देखिए इतना ही क्वेश्चन आपको आंसर लिखना होगा, और सीधा देखिए मैं आपको बताऊं 3 ये जो है ना हिस्ट्री का क्वेश्चन है और 4 नंबर में यह पूछा जाएगा। तो याद रखना आने वाला जो आपका एग्जाम है जो कि आने ही वाला है लगभग 2 मंथ में, तो 2023 में यह क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखना। अब अगली क्वेश्चन देखेंगे, अगली क्वेश्चन देखिएगा, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसे है, साम्यवाद जो है एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी। तो आंसर देखिए कब का पूछा गया, 2014 में पूछा, 2017 में पूछा, और भी कई बार पूछा। देखिए आप लोग देखते होंगे क्वेश्चन बैंक में एम लगा रहता है या फिर टी लगा रहता है, मतलब कि यह क्वेश्चन संभावना है निश्चित रूप से है कि ये क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उसमें 100% पूछा जाएगा। तो 2023 में यह क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग सीधे जानेंगे। तो देखिए आंसर होगा क्या है क्वेश्चन, तो समाजवाद, साम्यवाद यानी समाजवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है कैसे, यही आपको बताना है। मतलब कि साम्यवाद जो है ना एक नई आर्थिक नीति है और यह सामाजिक व्यवस्था कैसे बन गई ये आपको बताना है। ये पहले साम्यवाद था लेकिन ये क्या बन गया, सामाजिक व्यवस्था कैसे बना ये आपको बताना है। तो चलिए उत्तर होगा साम्यवाद ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की, इतिहास की एक नई आर्थिक भौतिक विवेचना कर मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स ने बतलाया कि मानव इतिहास उत्पादन के साधनों पर क्या कर सकता है, नियंत्रण करने के लिए 2 वर्गों पूंजीपतियों और श्रमिकों में संघर्ष की कहानी है। मतलब कि बहुत आसान भाषा है कि साम्यवाद ने समाजवाद की एक नई आर्थिक प्रस्तुत की, जिसमें इतिहास की जो आर्थिक स्थिति यानी कि जो समाज में स्थिति होती है, स्थिति 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है पूंजीवादी यानी अमीर व्यक्ति, दूसरा है श्रमिक यानी कि जो व्यक्ति गरीब है, मतलब कि नॉर्मल है, वो सभी मध्यवर्गीय जो व्यक्ति हैं वो सभी हो गया। तो इन सभी में 2 कहानियों में बांटा गया है, इतना आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ये बतलाया था कौन, तो कार्ल मार्क्स ने बतलाया था, आप लोग ये भी याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे इसमें अंतिम विजय श्रमिकों की होती है, यानी कि अमीर और गरीब का यदि झगड़ा हो जाए तो उसमें गरीब व्यक्ति जो है वह एक बात पर अगर वो सच्चाई है तो वो डटे रहता है, उसका जीत कभी ना कभी हो ही जाता है। तो वही है अंतिम विजय श्रमिकों की ही होती है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी तथा सर्वहारा वर्ग की विजय होगी। मतलब कि जो वर्गहीन समाज की जो स्थापना, इससे क्या होगी, वर्गहीन समाज यानी जो वर्ग नहीं जिनका अच्छा है, जो व्यक्ति को मतलब मान्यता नहीं मिलता है जिनको, उनका समाज में स्थापना होगा, और उस पर सर्वहारा वर्ग का क्या होगा, विजय होगा। सर्वहारा मतलब जो गरीब व्यक्ति है, श्रमिक है, ठीक है, याद रखेंगे। तो बस इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में, और आपको ये भी देखिए मैं बता दूं हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है और 3 नंबर से 4 नंबर में ये आपको पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखना। अब देखिए अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था कैसे। देखिए असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा होगा, असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा है, लेकिन असहयोग आंदोलन ही जन आंदोलन था, ये कैसे, ये भी आप लोग जानते हो, कमेंट करना।
नहीं जानते हो तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कैसे था, व्याख्या करके आपको बताना है। क्वेश्चन 2014 में पूछा, 2018 में पूछा और भी कई बार पूछा है, तो आप लोग इसे याद रखना। आने वाला आपका जो एग्जाम है उसमें ये 100% पूछा ही जाएगा। तो उत्तर होगा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला जो प्रथम जन आंदोलन जो था वो क्या था, याद रखेंगे, जन आंदोलन था। उसमें असहयोग और बहिष्कार की नीति प्रमुखता से अपनाई गई थी। मतलब कि गांधी जी जो चलाए थे जन आंदोलन, ठीक है, जन आंदोलन जो चलाए थे उसमें क्या हुआ, असहयोग आंदोलन और जो बहिष्कार की नीति जो था वह सभी प्रमुखता से अपनाई गई थी, यानी असहयोग भी और बहिष्कार दोनों को अपनाया गया था। इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था, ठीक है, शहरी क्षेत्र में मध्य वर्ग, ठीक है, शहरी क्षेत्र में क्या होता था, मध्य वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसान और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। यानी कि शहर में जो मध्य वर्ग है, शहर में मध्य वर्गीय ही लोग रहते हैं, कोई अमीर रहता नहीं तो सभी श्रमिक वर्ग रहते हैं, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, किसान रहते हैं और आदिवासी रहते हैं। तो उन सभी का क्या हुआ, व्यापक समर्थन मिला था। किनको मिला था, तो गांधी जी को किस आंदोलन में, तो जन आंदोलन जो चलाया था उसमें मिला था। उसके बाद याद रखेंगे श्रमिक वर्ग की भी इसमें भागीदारी रही है। श्रमिक वर्ग की यानी कि जो शहर में लोग रहते हैं उनका भी भागीदारी मिला था जन आंदोलन में गांधी जी को। तो इस प्रकार यह पहला जन आंदोलन बन गया, ठीक है, इस प्रकार यह पहला जन आंदोलन बन गया। कौन बन गया, तो असहयोग आंदोलन ही जन आंदोलन बन गया। तो इतना आप याद रखेंगे। और 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एकदम 100% आपका जो एग्जाम 2023 में आने वाला है उसमें ये 100% पूछा जाएगा। तो पूरा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार ले और आराम से याद कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है कि 5 नंबर क्वेश्चन ये पूछेगा 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का संक्षेप उल्लेख करें। यानी कि 1929 में जो यहाँ पर आर्थिक संकट पड़ा था समाज में, उनका संक्षेप यानी छोटा में आपको बताना है, छोटा करके क्या आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2011 में, 2014 में, 2017 में भी पूछा गया है और भी कई बार पूछा गया है। तो आने वाला आपका जो एग्जाम है उसमें भी 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आंसर आपको बताते हैं। आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा, पहला आप लोग उत्तर देखेंगे तो आपको 3 पॉइंट में इसे लिखना होगा, ठीक है। कारण आपको पूछा है तो कारण आप लोग यहाँ पर उत्तर में लिख सकते थे पहले, लेकिन हम नहीं लिखें, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे भी लिखेंगे और यहाँ पर कारण को हाईलाइटेड करके भी लिख सकते हैं। तो आइए आंसर आपको बताते हैं। पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कृषि में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। तो ये देखिए क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि उत्पादों जैसे गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई तथा कीमतें घटती गई, जिससे उनका खरीदार नहीं रहा। अति उत्पादन महामंदी का प्रमुख कारण बन गया। मतलब कि कहने का अर्थ है कि कृषि में जो हमारा आ गया, कृषि में क्या हुआ, अति उत्पादन क्या हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ, गेहूं जो था, गेहूं में क्या हुआ, बहुत उत्पादन आ गया, बहुत गेहूं उत्पादन होने लगा। अभी के टाइम में भी गेहूं बहुत ज़्यादा गेहूं की उत्पादन होता है, यानी गेहूं ज़्यादा फसलें होती है गेहूं की अभी, तो उसमें वृद्धि हुई तो उसकी कीमत क्या हुआ, घट गया। तो घट गया, इसी के कारण क्या हुआ, अति उत्पादन महामंदी का प्रमुख कारण बन गया। एक कारण ये आप लोग लिखेंगे, दूसरा कारण आप लोग लिखेंगे, दूसरा कारण पॉइंट रखे, उपभोक्ता की कमी, गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण अन्य उत्पादों की बिक्री में भी कमी आ गई। मतलब कि जब गरीबी होगा उपभोक्ता में क्या हुआ, उपभोक्ता यानी कि कोई खरीदने वाला व्यक्ति है, उनके पास जब तक रुपया नहीं रहेगा तो खरीदेगा कैसे, बस वही होगा। क्या हुआ, गरीबी और बेरोजगारी जो कारण व्यक्ति हैं वो सभी बिक्री मतलब खरीदारी कम कर दी, वो सभी खरीद नहीं पाए। तो यही दूसरा आपका कारण हो जाएगा। तीसरा कारण देखेंगे तो तीसरा होगा अमेरिकी पूंजी के प्रभाव में कमी। अमेरिका में जो पूंजी हुआ उसमें प्रभाव में कमी बन गया। मतलब कि 1928 से 1929 के मध्य अमेरिकी विदेशी जो कर्ज था, कर्ज जो हुआ, विदेशी कर्ज में भारी गिरावट आई। मतलब कि 1928 और 1929 में जो मध्य अमेरिका का विदेशी कर्ज था उन सभी में एक भारी गिरावट आ गया। इससे अमेरिकी कर्ज पर क्या हुआ, आश्रित राज्यों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। इससे महामंदी की स्थिति बन गई। कहने का अर्थ है कि जो अमेरिका जो है 1929 से 1928 के बीच में जो कर्ज लिया था वो सभी क्या हुआ, अमेरिका में जो आश्रित राज्य था, यानी कि जितने भी राज्य हैं उन सभी पर आपको पता ही है कि अगर भारत में कर्ज है, भारत में जैसे प्रधानमंत्री कर्ज लिए हैं तो वो कर्ज जो है ना जितने भी भारत में राज्य हैं उन सभी पर जाता है, उन सभी पर जाएगा। तो मुख्यमंत्री पर गया, मुख्यमंत्री पर से जाएगा तो एक बिहार में आया तो बिहार से जितना भी जिला है उन सभी पर कर्ज बांटा जाएगा करके छोटा छोटा। और उसके बाद कर्ज वो हो गया तो उसके बाद जितना भी डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद प्रखंड जितना भी आता है तो उन सभी क्षेत्र में जाएगा तो वो सभी पर कर्ज बट गया। उसके बाद वहाँ
से क्या होता है कि आपका प्रखंड जो है, प्रखंड के बाद क्या होगा, तो प्रखंड के बाद जितना भी यहाँ पर आ जाता है पंचायत, पंचायत जितना है तो पंचायत में जाएगा, तो पंचायत में पड़ गया कर्ज। पंचायत से क्या होता है, जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों पर बंटवारा हो जाता है कर्ज। गांव से जो हो गया, गांव में जितने व्यक्ति हैं उन सभी पर जाता है। तो इसी प्रकार से ये बताया गया है। तो ये सभी अमेरिका में पूंजी के प्रभाव में कमी हो गया। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। 29 नंबर, ये 5 नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और एकदम 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड अभी भी है, इसको देखेंगे तो एकदम 100%। ये भी क्वेश्चन 2012 में पूछा, 2014 में, 2016 में 3 बार पूछा है, और ये दोनों सेटिंग में पूछा है, और 100% गारंटी है कि आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली रूप से छपने वाला है। तो आइए आंसर आपको बताते हैं। आंसर पहले प्रश्न देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, उसको वर्णन करना है। मतलब कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उसमें बिस्मार्क जो थे उनका क्या क्या भूमिका था। तो उत्तर लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसका मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान वैदिक भाषाओं से नहीं होगा। मतलब कि क्या होता था, जर्मनी में भाषा, बहुत सारा भाषा चलता था, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी का बात नहीं समझ पाता था। तो वहाँ पर इसी के कारण क्या होता था, समस्या उत्पन्न होती थी। तो उसी के कारण भाषाओं से नहीं हो पा रहा था। इसीलिए आदर्शवाद से नहीं, बहुमत के नियमों से नहीं, बल्कि प्रजा के नेतृत्व, रक्त और लोह नीति की रक्त और लोह नीति से होगा। मतलब कि रक्त और लोह नीति का अर्थ क्या हो गया कि अपनी नीति के अनुसार उसने कार्य आरंभ किया। मतलब रक्त और लोह नीति का अवलंबन आप लोग पढ़े होंगे, पूछा जाता है। तो ये होता है अपनी नीति के अनुसार उसने कार्य किया। उसके बाद याद रखेंगे, चांसलर के रूप में बिस्मार्क ने सबसे पहले प्रजा की आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। आर्थिक और सैनिक सुधारों द्वारा प्रजा की स्थिति सुदृढ़ की गई। तत्पश्चात उसने युद्ध की नीति अपनाई। जर्मनी एकीकरण के लिए उसने 3 युद्ध किया। जर्मनी और एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया। बस इतना आपको लिखना है। समझ में आपको आ गया, आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग बताएंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और 2023 में आपका जो एग्जाम आ रहा है 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप लोगों को PDF इसका लेना है तो आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए आपको संपर्क करना होगा हमसे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ, 6009698095। इस पर आप लोग यस सर करके मैसेज करेंगे और कहेंगे सर मुझे PDF दे दीजिए, तो मैं आपको फ्री में PDF दे दूंगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है कि जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोगों को आउट पेपर अगर जैसे कि एग्जाम होता है ना, आउट पेपर जो अगर एग्जाम के टाइम में आउट पेपर होता है, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। इस चैनल पर आउट पेपर भी आपको देखने को मिलेगा, एंड साथ में उसका आंसर भी। तो चलिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना फ्रेंड है उनमें शेयर करें, और वीडियो को भी आप लोग लाइक करें। तो चलिए धन्यवाद।